आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नए राष्ट्र की चुनौती। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, और इसी रात को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संबोधन भी किया संसद को। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि उस संबोधन को क्या कहते हैं, तो एक भाग्य वधू से चीर प्रतिच्छेद उसका नाम दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संबोधन दिया था जिसे भाग्यवधू से चीर प्रतिच्छेद भेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए उसी में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या थी। देखिए, स्टार्टिंग में जो इस संबोधन में बात की गई कि हर कोई भारत के स्वतंत्रता के लिए जो है कार्य कर रहा था। जितने भी लोग थे भारत में, हर किसी की इच्छा थी कि भारत क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। अलग अलग विचारधारा के भी लोग थे, अलग अलग मतों के भी लोग थे, लेकिन दो बातों पे तो लगभग सभी जो है वो क्या थे, पूर्णतया सहमत थे। सबसे पहली बात, देश आज़ाद होने के बाद क्या होगा, लोकतंत्र की सरकार रहेगी। भारत में अगर देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद जो सरकार रहेगी वो कौन सी रहेगी, लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। इस पे तो सभी पक्षों का क्या था, एक मत था। दूसरा एक और मत था, वो क्या था कि ये सरकार जब भी बनेगी ये सभी के लिए इक्वल काम करेगी। मतलब ये नहीं होगा कि किसी एक वर्ग के लिए विशेष कार्य करे, अंग्रेज सरकार की तरह कार्य नहीं करनी थी इसे। जो पिछड़े वर्ग थे, जो सामान्य वर्ग थे, सभी के लिए क्या करना था, इक्वल दृष्टि से सबके लिए काम करना था। इसी पे जो है सबकी पूरी की पूरी सहमति थी। दो तो ऐसे मत थे जिस पे सभी क्या थे, एक मत से सहमत थे। अब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौती। भारत अभी एक नया नया राष्ट्र बना ही था, तो कुछ चुनौती तो होगी ही। वैसे तो भारत के निर्माण के समय बहुत तरह की चुनौती आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें भी जो आप देखेंगे मुख्य रूप से कितनी चुनौती देखने को मिलेगी आपको, 3 प्रकार की चुनौती मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है हमारा, एकता के सूत्र में सभी को बांधना। एकता के सूत्र में सभी को बांधना मतलब भारत में तरह तरह के क्या हैं, समुदाय थे, तरह तरह के धर्म थे, तरह तरह की विचारधारा थी। अब हमने एक भारत राष्ट्र का निर्माण कर दिया, तो मतलब इतनी विभिन्नताओं के बाद भी उसे क्या करना था, हमें एकता के सूत्र में बांधना था। चूँकि हम क्या कह रहे हैं, भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, तो विभिन्नता में हमें क्या लाना था, एकता लाना। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, एकता। दूसरी बात क्या थी, लोकतंत्र को बनाए रखना। मतलब भारत जिस परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, परिस्थिति बहुत ही क्या थी, दयनीय थी, बहुत ही ख़राब थी। यूरोप में उस समय एक मान्यता थी कि जो गरीब कंट्री थे या जो गरीब कंट्री हैं वो लोकतंत्र हो नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र के होने के लिए क्या चाहिए, हमें अमीर होना पड़ता है। ऐसा यूरोप की मान्यता थी। तो दूसरी समस्या एक और भी थी, और वो हमारे लिए क्या थी, डिफ़िकल्टी भी थी कि क्या करना है, हमें लोकतंत्र को कायम रखना है जिस भरोसे के साथ लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए, लोगों ने देश के लिए कार्य किया। अब वो घड़ी आ चुकी थी, भारत आज़ाद हो चुका था, तो लोकतंत्र भी यहाँ पे क्या रहे, बना रहे। चाहे देश गरीब है उससे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी समस्या जो थी, तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो क्या थी, विकास की। भारत जिस परिस्थिति में आज़ाद हुआ था, लगभग उस समय जो भी कंट्री आज़ाद हुए थे उनमें से किसी की ऐसी दयनीय स्थिति नहीं थी। मतलब भारत सबसे विकट स्थिति में आज़ाद हुआ था, जब यहाँ की विकास की स्थिति कुछ थी ही नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तो होता है पिछड़ा हुआ और एक कुछ हो ही ना। तो भारत पूरी तरीके से क्या थी, बिल्कुल रुकी हुई गाड़ी थी। इसमें क्या करना था, हमें विकास करना था। तो ये 3 प्रॉब्लम जो है उस समय क्या थी, बहुत ही बड़ी चुनौती थी। एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र को बनाए रखना और विकास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो केवल भारत ही आज़ाद नहीं हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 कंट्री बन गए। ये उससे भी बड़ी समस्या की बात है। कैसे समस्या की बात है, क्योंकि कोई भी देश अभी आज़ाद ही नहीं हुआ था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। ये उससे भी बड़ी एक चुनौती थी। अब ये हमें क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा। मुस्लिम लीग की ये मत थी, मुस्लिम लीग का ये मानना था कि
भारत को जो है दो धर्म के लोग यहाँ पे मुख्य थे, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम। तो मुस्लिम लीग ने अपनी एक बात रखी कि हिंदुओं के लिए भारत और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान देश का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। इसी के अकॉर्डिंग भारत के दो टुकड़े हो गए। आज़ादी के पश्चात ही 15 अगस्त को ही भारत के दो टुकड़े भी हो गए। एक टुकड़ा बना भारत, दूसरा बना हमारा पाकिस्तान। यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो अभी तक था अब वो दो देशों में तब्दील हो गया। ये उससे भी बड़ी एक समस्या थी हमारे पास। लेकिन अब ठीक है, दो कंट्री को अलग अलग पार्ट में करना है। सुनने में तो काफ़ी क्या लगता है, ईजी है। एक भारत बन गया और एक जो है वो हमारा पाकिस्तान बन गया। लेकिन ऐसा इतना ईजी था नहीं। एक्चुअल में बात ये हुई कि जो क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या अधिक होगी उसे क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। बल्कि और जबकि जिस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या अधिक है उसे क्या कर दिया जाए, हिंदुस्तान बना दिया जाए। तो मज़े की बात यह है कि भारत में कोई एक ऐसा क्षेत्र ही नहीं था जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अधिक थी। इस हिसाब से तो पाकिस्तान कुछ होगा ही नहीं, मुसलमानों का कोई क्षेत्र ही नहीं था। सबसे पहले तो चुनौती ये थी कि भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें मुसलमान जो है सबसे अधिक थे। दूसरी चुनौती इसके अंदर ये आई कि पूरब और पश्चिम में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। पूरब और पश्चिम में जो आपको देखने को मिलेगा वो मुसलमानों की संख्या अधिक थी। तो एक तरफ पूरब, दूसरा तरफ जो है पश्चिम, बीच का जो क्षेत्र था वो क्या है, इंडिया का होगा। यानी कि दो जगह पे जो है मुसलमानों की संख्या अधिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों क्षेत्रों में मुसलमान अधिक हैं। वहाँ भी कौन अधिक है, हिंदू ही अधिक है। तो ये भी एक दूसरी समस्या थी कि अगर उन दो क्षेत्रों को हम पाकिस्तान कह दें तो उसके अंदर जो है हिंदू हैं उनका क्या होगा। तो एक डिसीजन ये लिया गया कि जो उन दोनों क्षेत्र के अंदर हैं पूर्वी और पश्चिमी के, उनके जिलों के स्तर पे क्या होगी, गिनती होगी। और जिस क्षेत्र में हिंदू अधिक होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, जिले स्तर पे भारत में शामिल कर लिया जाएगा। और जिस क्षेत्र में मुसलमान होंगे उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी गणना 15 अगस्त 1947 के शाम तक हुई नहीं थी, जिस कारण से कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें यही नहीं पता था कि वो इंडिया में रहेंगे या फिर पाकिस्तान में रहेंगे। फिर जो मुसलमान क्षेत्र के भी जो पूरब और पश्चिम में जो कुछ क्षेत्र थे इनके, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी थी, लेकिन वो भी जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान का मेंबर नहीं बनना चाहते थे। हर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। और जब ये सारी चीज़ें हो गई 15 अगस्त तक लोगों को पता भी नहीं चला कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है या उन्हें कहाँ रहना है। विभाजन के बाद क्या हुआ, अचानक उन्हें पता चलता है कि वो हिंदू है तो वो पाकिस्तान में चले गए, और जो अगर मुस्लिम है तो वो हिंदुस्तान में रह गए। तो दोनों ही देश की तरफ क्या हो गए, कुछ अल्पसंख्यक रह गए। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी आबादी कम रह गई। तो ये भी एक सबसे बड़ी उस समय जो है विभाजन की क्या रही हमारे सामने चुनौतियाँ रही। 4 मुख्य परिणाम से आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो विभाजन हुआ इसके परिणाम क्या निकले। अब ये जो विभाजन था वो अभी तक का आप ये कह सकते हैं कि विश्व में बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में आप इस विभाजन को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह पे क्या किया था, पलायन किया था। ये अभी तक के लिए जो है बहुत अलग सी बात थी कि इतने बड़े स्तर पे लोगों का जो है पलायन देखने को मिलता है। तो अल्पसंख्यक जो हैं दोनों तरफ से क्या हुए, निशाने बनाए गए। जो भारत के जो कुछ क्षेत्र थे जैसे कि पंजाब और बंगाल, यहाँ पे जो है आपको भारी त्रासदी देखने को मिलेगी। जहाँ पे हिंदुओं की आबादी अधिक थी वहाँ पे मुसलमान मारे गए, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी अधिक थी वहाँ पे जो है हिंदू प्रताड़ित किए गए। तो एक तरीके से आप देखें कि इसका जो परिणाम था वो बहुत ही दर्दनाक देखने को हमें मिलता है, बहुत ही दयनीय देखने को हमें मिलता है। लाखों लोगों को क्या करना पड़ा, शिविर में रहना पड़ा। अब लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने घर में ना रह के शिविर में रह रहे हैं। शिविर में रहना पड़ा लाखों लोगों को। और कई लोग तो ऐसे थे जो अपने देश से, अब उनकी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी थी लेकिन वो दूसरे जगह जाके कहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल बेघर होकर रह रहे हैं। इस प्रकार की आपको बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आप देखते हैं कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करवाया गया दोनों जगह अल्पसंख्यकों को।
मतलब जो इंडियन लोग अगर हिंदू थे और वो पाकिस्तान में चले गए तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया ज़बरदस्ती उन्हें, क्योंकि उन्हें क्या करना था, जीना था। अब दोनों जो है धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से कई जगह तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोगों ने खुद की बहू और बेटियों को जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से त्रासदी हमें देखने को मिलती है और ये स्थिति काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। 1951 1951 में जब भारत में मुसलमानों की आबादी 12% थी, धर्म के नाम पे बंटवारा हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो जा नहीं पाए थे, अल्पसंख्यक बन के रह गए थे और कुछ सिख भी थे, ईसाई भी थे। तो भारत के जो नेता थे उन्होंने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना दें, बल्कि हमने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया, जो हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही गर्व की बात है, जहाँ पे हमने सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा और हमने सभी लोगों का जो है यहाँ पे क्या किया है, कल्याण की बात कही है। और भारत के नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष को यहाँ पे संविधान में अपनाया है। आगे के चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।